जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। ये स्क्रीन पे आपको एक न्यूज़ की जो स्क्रीनशॉट है, कटिंग है, वो आपको नज़र आ रही है, जिसमें लिखा है बेल आउट फ्रांस एंड ब्रिटेन, यू विल नीड अ बिगर आईएमएफ। अब सवाल ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये हेडलाइन क्यों दी है कि अगर फ्रांस और ब्रिटेन को बेल आउट देना है तो बड़े आईएमएफ की जरूरत क्यों पड़ेगी, और क्या कुछ चल रहा है पूरे। अगर हम यूरोजोन की बात करते हैं तो 2012-13 में भी अगर हम बात करते हैं तो पोर्टुगल, इटली, ग्रीस और स्पेन, वहां पर तब भी क्रैक्स आए थे और इस तरह की सिचुएशन पहले भी बनी थी। अब जो अभी ये करंट सामने सिचुएशन है जहां पर ब्रिटेन और फ्रांस का आपको ये नजर आ रहा है, आखिर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये क्यों कैप्शन दिया है, जो खबर को हेडलाइन दी है, इस पे हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ चल रहा है यूरोजोन में, क्या एक बार फिर से क्रैक्स आ रहे हैं, क्या इकोनॉमी वापस से चटक सकती है, इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, आपको ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन एक नजर आ रही है जिसमें लिखा है बेल आउट फ्रांस एंड ब्रिटेन, यू विल नीड अ बिगर आईएमएफ। अब सवाल ये है कि आखिर बड़े आईएमएफ की जरूरत क्यों पड़ेगी। देखिए, यूरोपियन यूनियन में दो बहुत बड़ी कंट्रीज है। एक तो है फ्रांस और सेकंड है ग्रेट ब्रिटेन। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन एक जमाने में आपको ध्यान है कि भारत के ऊपर भी वो राज कर चुका है। उसने अराउंड 45 to 60 ट्रिलियन डॉलर्स की वेल्थ हमसे लूटी है। और उन्होंने सिर्फ भारत को नहीं लूटा, उन्होंने अफ्रीका को लूटा, उन्होंने लैटिन अमेरिका को लूटा। और वहां पे भी बताया जाता है कि उनके नेचुरल रिसोर्सेस को प्लंडर करके अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उन्होंने किया। यूके ने किया, जो हायर प्रोपोर्शन पे किया। फ्रांस भी पीछे नहीं था, फ्रांस ने भी जो अफ्रीकन नेशंस को लूटा भी है, उन्होंने एशियन नेशंस को भी लूटा है। अब इससे लाइफ हैज कम टू अ फुल सर्कल। आज आप ये देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज जो प्रोमिनेंट कंट्रीज है इन द यूरोजोन, बोथ ऑफ देम आर नाउ सीकिंग आईएमएफ एड। और एक और एक चीज बात, जैसे हेडलाइंस बता रहे हैं, यू विल नीड अ बिगर आईएमएफ, इसका मतलब क्या होगा? ये बात हमको सोचने की बात है। देखिए, कोई भी कंट्री का क्या होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आपका एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है तो उस समय उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। आज फ्रांस का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.5% पहुंच चुका है। मतलब अगर उनकी रेवेन्यू उनका जो डेफिसिट है 5.5% पहुंचने का मतलब है, आप ये सोचिए कि उनकी जो उनके खर्चे ज्यादा है, और खर्चे ज्यादा होने से वो कर्ज ज्यादा ले रहे हैं, कर्ज ज्यादा लेने से उनको इंटरेस्ट ज्यादा भरना पड़ रहा है। और इंटरेस्ट ज्यादा भरने से उनके पास जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए जो फंड्स होते हैं वो कम पड़ता जा रहा है। बताया जाता है कि आज डेब्ट टू जीडीपी फ्रांस का एक एक तरह से 116% पहुंच चुका है। हमने अमेरिका का भी देखा है, अमेरिका का हमने देखा है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो 30 ट्रिलियन की है, उनका डेब्ट हमने सुना है 37 ट्रिलियन का है। तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ उलट पुलट कर रहे हैं, क्योंकि वो कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड है। जबकि फ्रांस के पास वो लग्जरी नहीं है। अब बात करते हैं कि फ्रांस का जो डेप्ट है, पब्लिक डेप्ट है, वो बताया जाता है 3.3 ट्रिलियन डॉलर का है। और एक इनकी जो फिजिकल डेफिसिट है 5.5% है। वैसे ही ब्रिटेन की भी जो डेप्ट टू जीडीपी है वो बताया जाता है अराउंड 97% है। और उनका डेप्ट टू जीडीपी इज अराउंड 4.8%। यूरोजोन के अंदर एक रूल है, जनरली एक बोला जाता है कि यूरोपियन यूनियन में मेंबर स्टेट्स को अपना जो डेप्ट है इट हैज टू बी अराउंड 60% ऑफ द जीडीपी, ये उनको हिदायत दी जाती है। पर फ्रांस है 116% ऑफ द जीडीपी। और जो फिजिकल डेफिसिट है वो जनरली 3% के नीचे होना चाहिए। पर अब जो अभी आप देख रहे हैं जो फिगर आ रहा है 5.25% हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये एस्टेब्लिश जो कन्वेंशन है, नॉर्म्स है, उसके बढ़कर ये बात आती है कि आप ये समझ लीजिए कि इसका उपाय क्या है। अब इनको जाना पड़ेगा आईएमएफ के पास, आईएमएफ से इनको लोन लेना पड़ेगा। और 1976 में ग्रेट ब्रिटेन, यूके ने तो ऑलरेडी एक बार उन्होंने डेट लिया भी था 3.9 बिलियन डॉलर्स का। इस बार क्या अमाउंट होगा हमको देखने वाली बात है। अब फ्रांस के अंदर बता देता हूँ, फ्रांस के अंदर सितंबर 8 को मेरे ख्याल से कुछ एक बजट पेश होने वाला है।
और बताया जाता है कि उस दिन जो उधर के फाइनेंस मिनिस्टर है शायद ऑफिशियली घोषणा कर सकते हैं कि हमें आईएमएफ से डेट लेने की जरूरत पड़ सकती है। इसका इम्प्लीकेशन बहुत वाइड होने वाला है, क्योंकि आप ये देखिए कि फ्रांस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोजोन, जो यूरो करेंसी जो चलाती है उसके अंदर वो है। इनफैक्ट जर्मनी और फ्रांस बोलते हैं ड्राइवर्स ऑफ ईयू, बाकी सब जो बोलते हैं डब्बे हैं, दीज आर द ड्राइवर्स। अब ऐसी हालत है कि जर्मनी रिसेशन में जा चुका है, आपको मालूम है, क्योंकि रशियन जो ऑयल आता था उनको नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से, उसको ब्लॉक कर दिया था। और उसके बाद वो लोग जो गैस है अमेरिका से 3 गुना प्राइस से वो लोग ले रहे हैं, जिसके कारण जर्मन इकोनॉमी अभी रिसेशन में जा चुकी है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं और वहां पे डिस्पोजेबल इनकम कम हो रहा है। अब इसमें एक और एक शॉकर देख लीजिए, फ्रांस अपनी बता रहा है कि मुझे आईएमएफ से बेल आउट चाहिए, और फ्रांस को बेल आउट देने के लिए आईएमएफ को बोल रहे हैं ग्रेटर आईएमएफ की जरूरत है। मतलब आप सोच लीजिए आईएमएफ के पास भी फंड्स नहीं है, इसका सीधा मतलब है। क्योंकि जो 3.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है उसको कितने फंड्स की जरूरत पड़ेगी वो 8 तारीख को हमें मालूम पड़ेगा। पर इसका इम्प्लीकेशन वाइड एंड स्प्रेड होने वाला है। कैसे है, क्योंकि यूरो जोन के अंदर एक तरह से अगर एक प्रोमिनेंट इकोनॉमी जैसे फ्रांस अगर बेल आउट के लिए जाता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यूरो जोन के अंदर प्रॉब्लम्स चालू हो रहे हैं। और ये मेरा मानना है, दिस माइट लीड टू द कोलैप्स ऑफ द यूरोजोन, जो अमेरिका की साजिश हमेशा रही है। और मैंने हमेशा बोला है कि डी अमेरिकनाइजेशन या डी डॉलराइजेशन होने से पहले यूरोजोन का कोलैप्स होगा। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो मैंने ये भी बोला था कि सबसे पहले अगर डी डॉलराइजेशन होता है तो डी डॉलराइजेशन का फर्स्ट कैजुअलिटी रहेगा यूरोजोन, और ये होता हुआ नजर आ रहा है। बात हो रही है कि अगर फ्रांस जैसी करंट, क्योंकि फ्रांस के पास वो ऑटोनॉमी नहीं है, क्योंकि इनकी जो फिस्कल पॉलिसी है, यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है वो सारी मॉनेटरी पॉलिसी फिक्स करता है। इसका मतलब ये है कि फ्रांस अपने हिसाब से पैसा छाप के वो कुछ नहीं कर सकता। उसको कोई भी अगर डिसीजन लेनी पड़ती है यूरोपियन सेंट्रल बैंक से उसको परमिशन लेनी पड़ती है। अब आगे कैसे चलेगा यूरोजोन, ये सबसे बड़ी बात है। जो 20 कंट्रीज है जो एक सिंगल करेंसी से चल रही है, क्या ये चला पाएंगे, ये देखने वाली बात है। मेरा मानना ये है कि जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स बढ़ता जाएगा, समडे हम देखेंगे कि जैसे यूरो यूएसएसआर कोलैप्स हुआ था, वैसे ही ये जो कॉमन करेंसी का जो नेटवर्क है वो कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं है आज किसी को भी बेल आउट करने के लिए। अमेरिका जो सबसे बड़ा नेशन है उसकी खुद की डेट टू जीडीपी 122% है, और बाकी भी जो एडवांस इकोनॉमी है जैसे अगर जापान देख लीजिए, उसका जो डेट टू जीडीपी है 250% है, चाइना का है 300%। अगर ये कोलैप्स होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी पे तो काफी असर पड़ेगा। देखिए, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो ग्लोबल वेस्ट है, अगर यूरोजोन उधर कोलैप्स करता है तो फायदा किसको होगा? फायदा होगा अमेरिकन डॉलर को। तो डॉलर स्ट्रांग वैसे होने वाला है। और डॉलर को अगर और जब यूरोजोन की करेंसी बनी थी उन्होंने अपने आप को पिच किया था टुवर्ड्स एज अ राइवल टुवर्ड्स डॉलर। अब इस समय चाइना ने एक तरह से यूरोजोन का सपोर्ट भी किया। मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूँ कि वाई इज दैट यूरोजोन यू क्यों नहीं चाहता कि रशिया और यूक्रेन वॉर खत्म हो, क्योंकि उसको उसको मालूम है कि जब तक रशिया और यूक्रेन वॉर चलता रहेगा उनके पास एक कॉमन एनिमी रहेगा, रशिया। रशिया को एक तरह से कॉमन एनिमी बता के वो सबको एक तरह से वो यूनाइट रख सकते हैं। अगर ये वॉर खत्म हो जाता है तो उनके सामने कोई बड़ा शैतान ही नहीं है, यूरोजोन को कैसे साथ में रखें। इसके लिए उनको ये वॉर वो खत्म नहीं करना चाहते। आप ये समझ लीजिए डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि 24 आवर्स में मैं खत्म कर सकता हूँ, पर ईयू में देख लीजिए यूके मना करता है, फ्रांस मना करता है, जर्मनी मना करता है, ये तीनों अलाउ नहीं कर रहे। इसका एक ही रीजन है कि जिस दिन रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाता है रशिया और अमेरिका दोस्त बन जाएंगे, फिर बाद में ईयू ऐसे ही एक तरह से डिफ्रैगमेंटेड हो जाएगा, उसके पास कोई रहेगा नहीं। यूरोजोन तो ऐसे भी कोलैप्स में जाना ही है, कभी आज नहीं तो कल जाना ही है, सबको मालूम है। और बट एक्सप्लिसिटली वो नहीं बोल रहे हैं। बट एक चीज देखिए कि अगर रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म होता है, अमेरिका और रशिया दोस्त हो जाएंगे। अमेरिका अपनी सारी फोर्सेस साउथ चाइना सी ले जाएगा,
और साउथ चाइना सी ले जाने के बाद उसका प्राइमरी दुश्मन हो जाएगा चाइना, और ये चाइना नहीं चाहता। इसके लिए वो यूरोज़ोन का सपोर्ट भी करता है। वो एंटी अमेरिकन स्टैंड लेता है पर बैलेंस्ड यूरोपियन स्टैंड लेता है। इसके लिए जर्मनी हमेशा आपने देखा है कि वो चाइना का सपोर्ट करता है डिस्क्रीटली। ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक्स की बात है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब ऐसी बात है कि मैं हमेशा बोलता था कि रशियन यूरेनियम इज़ पावरिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स, अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए बात अभी सबके सामने आ गई है। ये जो मैच जो है जिसमें मैं हमेशा बोलता हूँ रशियन यूक्रेन वॉर है, एक फिक्स मैच है। इसमें फायदा किसको हो रहा है? ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। रशिया को फायदा हो रहा है, उसमें फायदा हो रहा है अमेरिका को हो रहा है, सऊदी को हो रहा है, जो अमेरिकन एलाई है। ईरान को भी फायदा हो रहा था, पर इसराइल के थ्रू बम्बार्डिंग करके उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उन्होंने डिक्रीज करवा दी है। तो कई, और अभी आप वेनेजुएला का भी देख रहे हैं, वहां पे भी अमेरिका ने अपनी फोर्सेस भेज रहे हैं, और उधर वेनेजुएला का शायद इन्वेजन होने वाला है। वहां पे भी एक स्टैंड ऑफ होने वाला है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात है। मैं वापस इधर आ रहा हूँ। अब यूरोजोन जैसे कोलैप्स होता है तो अमेरिकन डॉलर स्ट्रांग होता जाएगा, और अमेरिकन डॉलर स्ट्रांग होगा तो वो एक तरह से आप देखेंगे कि उसका कोई चैलेंजर नहीं होगा। आती है अब आती है बात ब्रिक्स करेंसी की। क्या ब्रिक्स करेंसी बनेगा? देखिए मुझे अभी डाउट लग रहा है कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, या क्योंकि कुछ भी काम होने के लिए आपको फिनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी की जरूरत है। और आज सिर्फ अमेरिका एंटी अमेरिका अमेरिकन सेंटिमेंट्स के कारण हमें लग रहा है कि शायद ब्रिक्स करेंसी आ सकती है फ्यूचर में। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, हमको पेमेंट सिस्टम इंटरलिंक करना पड़ेगा। पहले वो होता है क्या, वो देखने की बात है। उसके बाद होगा क्लियरिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। क्लियरिंग सिस्टम के बाद आपको ब्रिक्स का कॉमन डिजिटल करेंसी बनाना पड़ेगा। उसमें एवरी कंट्री का कितना वेटेज होगा वो भी डिसाइडिंग फैक्टर होती है। तो वो बहुत सारा डेलिब्रेशन चलेगा, भले ही वो बात कर ले, फ्रेमवर्क कम से कम बनाने में इनको 3-4 साल तो लग ही जाएंगे, अगर वो आज बात करते हैं तो। इतना मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि भारत को भी अपने लॉज चेंज करने पड़ेंगे, रेटिफाई करवाना पड़ेगा, सारे कंट्रीज जो है सबको चेंज कराना पड़ेगा। तो ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है। देखिए बोलने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, पर आज भी उसको कोई भी चीज नई चीज लाने में टाइम तो लगेगा। और अब ऐसा है कि यूरोजोन जब कोलैप्स होता है, अमेरिकन डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, और यही चाहता है अमेरिका। और उधर आपको मालूम है कि जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जाता है, दो कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन हाई है वो डायरेक्टली वो नेचुरल रिसोर्सेज इंपोर्ट करते हैं, उनको फायदा होता है। और आज चाइना जो है रशियन सप्लाईज के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो चुका है। रशिया उनको एल्यूमिनियम बेच रहा है, रशिया उनको फर्टिलाइजर दे रहा है, रशिया उनको क्रूड ऑयल दे रहा है, गैस दे रहा है, और भी नेचुरल रिसोर्सेज उनको दे रहा है। चाइना अपना जो फिनिश्ड गुड्स है वो रशियन मार्केट में बेच रहा है। और एक चीज है कि चाइना की इकोनॉमी 18 से 19 ट्रिलियन है, रशियन इकोनॉमी 2 to 2.5 ट्रिलियन है। उनकी जीडीपी मतलब जो कंजम्पशन आउटपुट है, बट उनका जो रिसोर्सेज है वो रशिया का इट इज मोर देन 75 to 80 ट्रिलियन डॉलर्स। क्योंकि आर्टिक का जो है वो कम से कम 50 ट्रिलियन डॉलर है। उसके अलावा रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ। तो कहीं ना कहीं बाकी जो रशियन रीजन है उसमें उनके पास कम से कम 20 से 30 ट्रिलियन डॉलर के रिसोर्सेज हैं। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए 70 से 80 ट्रिलियन डॉलर के तो उनके पास रिजर्व है। और अब बात कर रहा हूँ चाइना की। चाइना के पास 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जरूर है, पर चाइना अभी ग्रो नहीं करेगा। चाइना के अंदर स्लो ग्रोथ रेट आना चालू हो गया। इन सब दोनों कंट्रीज के बीच में बैलेंस कर सकता है कौन सी कंट्री? इंडिया, जिसके पास यंग वर्किंग पॉपुलेशन भी है, ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। इसके लिए इन दोनों को बांध सकता है एक ही कंट्री, वो है इंडिया। ये चाइना समझ चुका है। इसके लिए वो चाइना क्या करेगा, अपनी इंडस्ट्रीज जो है वो अभी इंडिया में एस्टेब्लिश करने की बात चल रही है। बहुत सारी जो लेबर इंडस्ट्री इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है भारत के अंदर खुलने की संभावना लग रही है, विथ लिमिटेड चाइनीज इन्वेस्टमेंट। मेजॉरिटी स्टेक उसमें इंडियन पार्टनर का रहेगा विथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। ये रियल टाइम पॉसिबिलिटी लग रहा है। यूरोजोन जैसे कोलैप्स होता है, अल्टीमेटली जो उनका जो स्विफ्ट सिस्टम है उसको रिकैलिब्रेट करके एक तरह से डॉलर का डोमिनेंस सब जगह चालू हो जाएगा। दिस इज द रियल प्लान ऑफ डॉलर।
और उसके बाद ये खत्म होने के बाद वैसे यूरोज़ोन खत्म जहाँ होने। से हमने शुरुआत की है यूरोज़ोन को खत्म होने तक तो हम आ गए हैं और ये सारा कुछ आपने जो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन थी वो भी उसका मतलब भी आपने बताया। लेकिन सवाल ये है कि आईएमएफ भी उनकी, ठीक है? तो बेल आउट पैकेज उनको मतलब ये है कि इस सिचुएशन में फँसाने के बाद बेल आउट नहीं किया जाएगा, इसलिए कह रहे हैं कि दे नीड बिगर आईएमएफ। देखिए, बिगर आईएमएफ की बात इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि इनको फ्रांस एंड ब्रिटेन दोनों फाउंडर मेंबर्स हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के। सबके पास प्रोपोर्शनेट पावर्स होते हैं और अगर आपको पैसा चाहिए तो अमेरिका कुछ ना कुछ उसके अंदर मांगेगा आपसे, ऐसे नहीं देने वाला। और यूरोज़ोन के अंदर अगर आप डेब्ट करते जाओगे, तो कितना अमेरिका सँभालेगा? अमेरिका खुद की हालत खराब है, पर अमेरिका मैनेज कर सकता है सिचुएशन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, उनकी डॉलर जो है रिज़र्व करेंसी है, वो छाप के और भी छाप के वर्ल्ड के अंदर फ्लड कर सकता है। इट कैन फाइनेंस इस कंजम्पशन टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये लग्ज़री फ्रांस के पास नहीं है, ये लग्ज़री ब्रिटेन के पास नहीं है। ये आप समझ जाइए फर्स्ट। और फ्रांस जो है यूरोज़ोन का मेंबर है। अब यूरोज़ोन भी चलेगा कितना, वो भी देखने की बात है। जो जर्मनी जो यूरोज़ोन को सँभाल के रखता था, उसकी इकोनॉमी खुद रिसेशन में है। और आगे आप देखेंगे कि ये जो 20 कंट्री का ग्रुप है, जो कॉमन करेंसी यूरो यूज़ करता है, क्या वो चला पाएगा? एक साथ सिंक्रोनाइज़ेशन में चला पाएगा जैसे वो चला पा रहा था? नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही दोनों कंट्रीज़ यूरोज़ोन को चलाते हैं। इसके लिए मुझे लग रहा है कि आगे जाके यूरोज़ोन कोलैप्स होगा और उसके बाद अमेरिकन डॉलर का वर्चस्व बढ़ जाएगा ग्लोबल वेस्ट में। और इधर शायद मुझे लगता है कि अमेरिका अलाउ कर देगा ब्रिक्स करेंसी को ब्रिक्स बनाने के लिए। फिर बाद में इंटीग्रेशन होगा ब्रिक्स करेंसी और ग्लोबल वेस्ट के अंदर। पर सबसे बड़ा कैज़ुअलिटी अमेरिका इसका। तो ब्रिक्स करेंसी बनाने के इतना अगेंस्ट है, उन्होंने टैरिफ और ये सारी धमकियाँ डोनाल्ड ट्रम्प ने दी थी। तो बाद में क्यों अलाउ करेंगे? देखिए, अल्टीमेटली आपको ग्लोबली ट्रेड करना ही है, क्योंकि अमेरिका की कंज्यूमिंग इकोनॉमी है, ठीक है? उनके पास कुछ भी वो लोग प्रोड्यूस नहीं करते, अपार्ट फ्रॉम डॉलर वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते। तो डॉलर की जो बादशाहत है धीरे-धीरे खत्म होगी, उनको भी मालूम है, क्योंकि ब्रिक्स करेंसी जैसे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, इन लोगों के पास ग्रोथ रेट होगी। भारत 7% पे ग्रोथ करेगा, चाइना 5% पे ग्रोथ रहेगा, रशिया भी ग्रोथ पे आ जाएगा। बाकी कंट्रीज जैसे यूएई है, रिसोर्स रिच कंट्रीज ब्रिक्स के अंदर ही है। रशिया रिसोर्स रिच है, ब्राज़ील रिसोर्स रिच है, भारत भी एक तरह से फूड बास्केट है। सबसे बड़ा इकोनॉमी भी बनने जा रहा है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर्स है, सब कुछ ब्रिक्स के पास है। वेस्ट के पास क्या है? अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो इंस्टीट्यूशंस है जिसको आप बना के रख रहे हो और जिसके थ्रू आप अपनी इकोनॉमिक डिक्टेशन दे रहे हो, कितने दिन मानेंगे? कभी ना कभी तो ब्रिक्स भी तो उस समय तक डेवलप होगा। और अमेरिका को समझ में आ जाएगा जैसे जब ब्रिक्स स्ट्रांग होगा, उसको वहां से कन्फ्रंटेशन से मतलब नहीं है, कोलैबोरेशन से मतलब है। तो आप ये सोच रहे हो कि अमेरिका अपना स्टैंड नहीं बदल सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब देखेगा कि उसके बगैर ब्रिक्स के बगैर काम नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली वो ब्रिक्स के साथ भी चले जाएंगे। और आईएमएफ ने बोल भी दिया है, वी कैन नॉट इग्नोर ब्रिक्स। ये भी उधर से आ चुका है। तो अमर जी, एक चीज ऐसा है कि ये सब एक प्लान्ड कोलैप्स है, स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी है, हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, पर सिग्नल्स आ रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड। बात होगी डी डॉलराइजेशन की, पर एक्चुअल कैजुअलिटी होगा यूरोजोन। और इधर भी वैसे ही होगा, ब्रिक्स के अंदर बात होगी ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की। इसके बाद किया जाएगा बाल्कनाइजेशन ऑफ चाइना। चाइना को भी तोड़ने की पूरी तैयारी होगी, ये भी होगा, देख लीजिए। और इसमें सबसे बड़ा फायदा किसको है? फायदा होगा रशिया को, क्योंकि आज रशिया ने एक तरह से चाइना को पूरी उस तरह उसको उसके ऊपर डिपेंडेंट बना दिया फॉर रिसोर्सेस के लिए। रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो यूक्रेन वॉर है जिस दिन बंद हो जाएगा, ज्यादा दिन में ही चल सकता है। मैक्सिमम यूरोजोन जो ईयू है इसको 1 साल 1.5 साल और चला पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक तरह से यूरोजोन में भी बातचीत चल रही है कि हम क्यों फंड करें। अभी आपने देखा है कि जो मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन डीसी में, जिसमें 7 यूरोपियन नेशन बैठे थे जेलेंस्की के साथ, अमेरिका ने तो बोल दिया $90 बिलियन का आपको हमारा सामान लेना पड़ेगा। पैसा कौन देगा? ईयू देगा। तो क्या ईयू ऐसे ही फंड करेगा? ईयू को भी तो कोई बड़ा शेयर चाहिए इसमें। अमेरिका तो बोल दिया 50% तुम्हारे रेयर अर्थ मिनरल्स मेरे पास है। ईयू को क्या मिला? आप सोचिए।
तो अमेरिका एक तरह से अपनी दादागिरी कर रहा है, यूरोज़ोन को नचा भी रहा है। तो कहीं न कहीं वो डी-डॉलराइज़ेशन तो होने नहीं देगा, पर यूरोज़ोन को कोलैप्स करके एंटायर जो वेस्ट है, जो ईयू नेशंस है, उधर डॉलर का वर्चस्व वापस स्थापित हो जाए। ये मुझे लग रहा है, ये पॉसिबिलिटी लग रहा है। तो ये नज़र आ रहा है जो फ्रांस और ब्रिटेन के बेल आउट को लेकर जो खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल में है, उसका जो हम उससे हम समझ पा रहे हैं वो ये कि पूरे यूरोज़ोन ज़ोन का कोलैप्स तय है और इसमें अंततः फ़ायदा अमेरिका का होगा। डॉलर डोमिनेंस जो फ़िलहाल जो अमेरिकन हेजेमनी चैलेंज्ड है, वो उस सब को कवर अप करने के लिए जो ठीकरा है, वो पूरा यूरोज़ोन पे फोड़ा जाएगा। यूरोज़ोन ये का जी। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो डी-डॉलराइज़ेशन के जो इतने सारे गुरुज़ बैठे हैं, उनको ये पूछिए कि सबसे पहले कि यूरोज़ोन के अंदर यूरोज़ोन कितने दिनों तक चलेगा? कोई भी यूरोज़ोन की बात नहीं करता है। जबकि डॉलर का जो ऐसा है कि 60% जो वर्ल्ड की जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स है, वो डॉलर में है। 88% जो ट्रांज़ैक्शन होता है, डॉलर में है। यूरोज़ोन एक तरह से अब ऐसा है कि इसमें जो कैप्शन आया बिगर आईएमएफ मतलब क्या है आईएमएफ को बिगर करने की है। अगर आईएमएफ को अगर वो पैसा डालेगा तो कौन डाल सकता है? अमेरिका डालेगा। तो अमेरिका क्या करेगा? आपके जो वोटिंग राइट्स है, पावर्स है, वो सब कम करवाएगा। ये बात होगी और या तो अगर चाइना भी अगर फंड करेगा तो चाइना भी क्या करेगा? वो आपको आपके पावर्स कम कराएगा। तो कहीं न कहीं कैसे भी करो यूरोज़ोन नहीं लगता बचने का और अमेरिका इसके कारण डॉलर का डोमिनेंस बना रहेगा। अमेरिकन सिस्टम डी जो हमें क्या देखना है डी-अमेरिकनाइज़ेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम करना है। हमें डॉलर से प्रॉब्लम नहीं है। जो अमेरिका की जो दादागिरी है ना वो कम करने की ज़रूरत है, जिसके थ्रू वो हमें डिक्टेट करता है। ये जो इंस्टीट्यूशंस है आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इनके अंदर भारत को अपने आप को एम्बेड करके स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ भारत को अपना इंडिया सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहिए, जिसके अंदर आप ये देखेंगे इस बार फ्रांस ने भी भारत की प्रेसिडेंसी को सपोर्ट करने की बात की है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ रीज़न्स होता है। ये सब कुछ ना कुछ लेवरेज होता है, इसके लिए कर पाते हैं। इसके लिए आप देखेंगे भारत अपना खुद का इंडिया सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाएगा, जिसमें फ्रांस रहेगा, उसके साथ यूएई रहेगा, ग्रीस रहेगा, जापान रहेगा और मोस्ट प्रोबेबली आप आर्मेनिया जैसी कंट्रीज़ हो सकती हैं। अब मैं कभी भी नहीं आप लोग ये सोच रहे हैं कि रशिया हमारे साथ आएगा, रशिया कभी नहीं आएगा। क्योंकि रशिया का खुद का एक अपना एक वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसको वो यूरोपियन एशियन इकोनॉमिक यूनियन जो यूरेशिया है, वो रशिया ऑलरेडी बना चुका है। चाइना अपना वन बेल्ट वन रोड का जो इनिशिएटिव है, वो बनाने के चक्कर में है। भारत को भी ऐसा ही कुछ फॉर्मेशन बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को रिलेवेंट रखने की। हमें कोई ट्रांस अटलांटिक में नहीं जाना है, ना यूरेशिया में जाना है, ना वन बेल्ट वन रोड में जाना है। भारत को अपना तरीके से दिल्ली दरबार जैसा कुछ बनाना पड़ेगा, जिसमें अपने जो कंट्रीज़ है, उनको एक तरह से प्रोमिनेंस रख के इनके साथ ग्रो करने की ज़रूरत है। और जिस-जिस कंट्रीज़ जो भारत की यूपीआई को अडॉप्ट कर रही है, आप समझ जाइए वो भारत सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर में आ चुके हैं। सीधी बात है और जिधर हमारी बातचीत चल रही है और जो हमारा अपोज़ कर रहा है, वो हमारा दुश्मन है। जितना जल्दी यूपीआई का अडॉप्शन होता है, दिस मीन्स इंडिया का सॉफ्ट पावर उस कंट्रीज़ में चालू हो गया है। भले ही वो यूएई में होगा या अभी फ्रांस में हो रहा है या दूसरी कोई कंट्रीज़ अडॉप्ट कर रही है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं। उमेश जी आपने काफ़ी डिटेल में हमें इस पूरे जो हेडलाइन है उसको डिटेल में समझाया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।